क्लास 12th का हिंदी का प्री बोर्ड का जो पेपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जो आप लोगों का ये जो पेपर है प्री बोर्ड का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो यह जो पेपर है 80 अंक का होने वाला है। उसके बाद से जो इसमें समय है 3 घंटे निर्धारित किया गया है। शुरू करने से पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड क, खंड ख और खंड ग। दूसरा जो दिया है कि दिए गए निर्देश का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीसरा जो कह रहा है तीनों खंडों के कुल 13 प्रश्न हैं। तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। चौथा जो कह रहा है यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखिए, यानी लाइन पे लाइन लिखिए। अब शुरू करते हैं आज का अपना खंड क अपठित बोध। यानी पहला जो है कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए और यह जो होने वाला है आपका 10 अंक का मिलेगा इसमें। देखिए कह रहा है कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और साँस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी अपराधीनता व्यक्ति की परितंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। यानी आप लोगों को करना क्या है कि इस जो खंड दिया गया है, उस खंड को पढ़ना है और उत्तर को देना है। इसमें और कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है, तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्वयं को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारंपरिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भूलकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ, रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। जब-जब भारत में फूट पड़ी, तब-तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उसे लाभ उठाने का अवसर यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है, तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने आह में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्र का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यानी इस तरह से हमने गद्यांश को पढ़ लिया। अब एक-एक प्रश्नों का जवाब देते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जो पहला का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सही है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। दूसरा जो है दूसरा जो है कह रहा है कि राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्तें क्या हैं? तो दूसरा का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सही है, देश को प्राथमिकता दी गई है इसमें। तीसरा कह रहा है गद्यांश के अनुसार आज लोगों में सबसे ज़्यादा किस बात का अभाव हो रहा है? तो जो तीसरा का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ब चौथा। चौथा देखिए, गद्यांश के अनुसार क्या करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। तो जो चौथे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सही है। यानी राष्ट्रीयता के लिए यानी राष्ट्रीयता के लिए जीना और काम करना। पाँचवाँ जो कह रहा है कि राष्ट्रीय बोध को अभाव किन-किन रूप में दिखाई देता है? देखिए, यह जो है आप लोगों का लॉन्ग प्रश्न है, इसका जवाब हम नीचे देंगे, याद रखिएगा। 5 से लेकर 6वाँ, 7वाँ और 8वाँ यानी ये चारों प्रश्नों का जवाब हम नीचे पिथौत से लिखकर आप सभी लोगों को दिखाएँगे। तो याद रखिएगा 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ और 8वाँ का जवाब कहाँ मिलेगा? नीचे देंगे। ये रहा आप सभी लोगों का 5वाँ का जवाब जो है कह रहा है कि राष्ट्रीय बोध का अभाव किन-किन रूपों में दिखाई देता है? किन-किन रूपों में दिखाई देता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बोधों का अभाव निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। पहला स्वार्थपरता, दूसरा जो है संकीर्णता, तीसरा जो है व्यक्तिवादिता और चौथा जो है जातिवादिता और जो 5वाँ है भाषावाद और जो 6वाँ है क्षेत्रवाद। ये देखिए आप लोगों का जो है 6वाँ कह रहा है कि स्व से तात्पर्य है अपनापन, अहंकार या स्वार्थता। जो 6वाँ का उत्तर होगा ये होगा कि इसे मिटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्व की भावना राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधक होती है और समाज में विघटन पैदा करती है।
7वां का देखिए, राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इस पंक्ति का आशय है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का समूह नहीं है, यह हमारी साझा सांस्कृतिक इतिहास, परंपराओं और मूल्यों का प्रतीक है। राष्ट्र से भावनात्मक जुड़ाव ही इसे एक जीवित इकाई बनता है। 8वां देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीयता से लेखक का क्या आशय है? गद्यांश में चर्चित 2 राष्ट्रभक्तों का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीयता से लेखक का आशय राष्ट्र के प्रति समर्पित होने, उसके लिए जीने और काम करने की भावना से है। गद्यांश में चर्चित 2 राष्ट्रभक्तों का नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इस तरह से 5, 6, 7 और 8 जो प्रश्न थे, उसका जवाब मिला। अब जो है हमारा दूसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये जो आप लोगों का इसमें जो बना है प्रश्न, उसका जो उत्तर देगा उससे कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर मिलेगा। पढ़िए, थकी-हारी लौटी है, वो ऑफिस से अभी, टिफ़िन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुँह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई, लट को वापस खोसती है बालों में, आँखों को हौसले से दबाती है, हथेलियों से उठती है और रसोई घर की ओर जाने को होती है। मैं कहता हूँ, बैठो तुम आज मैं चाय बनाता हूँ। मेरी आवाज़ की नोक मुझ ही को चुभती है, गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूँ, दूसरे ही पल आवाज़ लगाता हूँ, सुनो शक्कर किस-सी डब्बे में रखी है और चाय की पत्ती कहाँ है? साड़ी का पल्लू कमर में खसती हुई वो आती है, मुझसे हटाते हुए कहती है, हटो, तुम्हें नहीं मिलेगा कोई चीज़। हटो तो तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है, मुश्किल है कि मुस्कुराहट का ठीक-ठीक अर्थ समझ पाना। जैसे कहती हो, यह मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी। किन-किन की किन बादलों में रखी है बारिशें, किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है, यह तो मैं हूँ कि अबेर रखा है। सब कुछ वरना तुम तो ढूँढ नहीं पाते, अपने आप को जाओ बाहर जाकर टीवी देखो। एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। तो इस तरह से ये आप लोगों का जो गद्य रहा। अब इसका जो प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है देखिए, पहला जो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत कविता का वर्ड या विषय क्या है? तो विकल्प आप लोगों का बना है अ, ब, स, द। बताइए इसमें कौन-सा सही है? तो इसका जो सही है, वो है ऑप्शन नंबर ड सही है। ऑप्शन नंबर ड सही है। दूसरा है, मेरी आवाज़ की नोक तुझे सुई को चुभती है, इस पंक्ति का आशय है। दूसरे का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर स है, यानी कि पति को पति को अपनी ही भारी भरकम आवाज़ चुभती है। तीसरा जो है, किन बादलों में रखी बारिशें, किन में रखा है कपास का क्या अभिप्राय है? जो तीसरा का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर स, यानी घर का सामान कहाँ रखा है, कौन सामान कहाँ रखा है? जो चौथा है, ये तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ, पत्नी ने क्या अबेर रखा है? चौथे का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर स सही है। पाँचवाँ, महिला द्वारा पल्लू कमर में कसना का अर्थ है। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अ सही है। छठवाँ जो है, सृष्टि का अर्थ होता है, अ सही है, दुनिया होता है सृष्टि का। अब देखिए जो 8वाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आपके अनुसार आज के युग में महिलाओं का नौकरी करना सही है या सही है और क्यों? तो दूसरा का जो 8 का उत्तर रहा है वो है, आज के युग में महिलाओं का नौकरी करना बिल्कुल सही है, क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। यह उन्हें समाज में समान अवसर और सम्मान दिलाता है, साथ ही उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो 8 का इस तरह से उत्तर रहा। खंड ख, अभिव्यक्ति और मध्यम पुस्तक के आधार पर। तीसरा जो कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि संबद्धता या रिपोर्ट किसे कहा जाता है? शब्द सीमा लगभग 20 शब्दों में लिखना है, 1 अंक मिलेगा आप लोगों को। दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, इस साक्षात्कार इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? शब्द सीमा जो रहेगा लगभग 40 शब्दों में लिखना है, 2 अंक मिलेगा। और तीसरा जो है, पूर्णकालीन पत्रकार किसे कहते हैं? शब्द सीमा लगभग 40 शब्दों में ही लिखना है, ये भी आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। तो चलिए इन तीनों का हम जवाब देखते हैं। तीसरे में पहले का उत्तर है, संबद्धता या रिपोर्ट किसे कहा जाता है? तो संबद्धता या रिपोर्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न स्रोतों से समाचार जुटाकर उन्हें समाचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो के लिए तैयार करता है। दूसरा जो है, इस साक्षात्कार इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा
साक्षात्कार यानी इंटरव्यू संचार का एक माध्यम है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है ताकि जानकारी, विचार या किसी विशेष विषय पर राय प्राप्त की जा सके। इसका उपयोग नौकरी, समाचार या सेध के लिए किया जाता है शोध के लिए किया जाता है। तीसरा जो है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? इसका जो उत्तर होगा, पूर्णकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से पूर्ण समय काम करता है। उस संगठन को वेतनभोगी कर्मचारी होता है और सभी प्रकार के समाचार कवरेज और रिपोर्टिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। इस तरह से आप सभी लोगों का ये जो रहा 3 का उत्तर रहा। चौथा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यानी एक जो प्रश्न रहेगा 3 नंबर का रहेगा, 2 आप लोगों को करना है यानी 6 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि इस फीचर में केंद्र घटनाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा जो है प्रश्न कह रहा है कि पत्रकारिता में विशेष रिपोर्ट से आगे क्या समझाते हैं और विशेष रिपोर्ट बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पूछ रहा है कि पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, विस्तार से बताइए। इन तीनों में से केवल एक प्रश्न आप सभी लोगों को करना है। चलिए हम वो 3 प्रश्नों में से केवल 2 का जवाब देना है हम लोगों को, तो शुरू करते हैं। पहला, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा, संवाददाता या रिपोर्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो 4 का उत्तर पहला होगा उससे कहते हैं कि इस पिक्चर में केंद्र घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि फीचर में केंद्र घटनाओं को शामिल किया जाता है जो महत्वपूर्ण, समसामयिक और मानवीय रुचि की होती हैं। इसमें सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थल या किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां शामिल हो सकती हैं, जिनका उद्देश्य पाठकों को जानकारी के साथ-साथ मनोरंजन प्रदान करना भी होता है। फिर 4 का जो दूसरा होगा, वो होगा कि पत्रकारिता में विशेष रिपोर्टर से आगे क्या समझते हैं और विशेष रिपोर्टर बनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा कि विशेष रिपोर्टर से आगे विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर किसी विषय जैसे किसी की सामान्य घटना या मुद्दे की गहनता से पड़ताल, विश्लेषण और व्याख्या करती है। इसमें केवल जानकारी नहीं, बल्कि तथ्यों के पीछे के कारण, प्रभाव और विभिन्न पहलुओं को सामने लाया जाता है, ताकि पाठक को पूरी समझ मिले और यह खोज रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या किसी विशेष पर इंडिपेंडेंट गहन रिपोर्ट हो सकती है। तो इस तरह से हमें बस केवल क्या करना था कि 3 प्रश्नों में से केवल 2 ही प्रश्न का जवाब देना था, प्रश्न संख्या 4 का। इस तरह से हमने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। 5वां जो है कह रहा है कि निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। पहला पूछ रहा है कि पुष्प यानी पुष्पा 2 देखने के बाद का मेरा अनुभव। दूसरा कह रहा है कि इस साल अपने विद्यालय को हमेशा के लिए छोड़ के जाने से पहले का अनुभव। तीसरा कह रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में जैसे ही मैंने ठंडे पानी को छुआ। यानी इन तीनों में से किसी एक को का 100 शब्दों में मैंने जवाब देना है। 5वां का हम जवाब देंगे दूसरे का। इस साल अपने विद्यालय को हमेशा के लिए छोड़ के जाने से पहले का अनुभव के बारे में। देखिए उत्तर लिखेंगे कि उदासी और यादें, दोस्तों, शिक्षक और स्कूल के दिनों की यादें, जैसे अपूर्व अनुभव, पाठ से प्रेरणा लेना, जहाँ तोतो चान और यस्की चान के बीच दोस्ती का अनुभव होता है। भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, नए माहौल में ढलने की चिंता, लेकिन साथ ही नई शुरुआत का उत्साह। कृतज्ञ यानी शिक्षकों और स्कूल का धन्यवाद जिन्होंने जीवन को आकार दिया। उदाहरण जैसे देखिए लिखते हैं कि स्कूल छोड़ते हुए मन भारी था, जैसे बचपन का एक अध्याय खत्म हो रहा हो। हर कोना, हर बेंच, हर शिक्षक की यादें आ रही थी। ऐसा लगा जैसे मुर्गी को पुराने स्कूल के दिनों की याद आ रही थी, जहाँ सब साथ खेलते थे और साथ ही आगे की ज़िंदगी के लिए एक नई उड़ान भरने का जोश भी था। तो इस तरह से हमारा 5 का आंसर रहा। 6वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ये आप लोगों का 6 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। यानी पहला कह रहा है कि नाटक में भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? दूसरा कह रहा है एक कहानीकार को अपनी कहानी के पात्रों के संवाद लिखते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तीसरा कह रहा है कविता में ही रिदम और लय का होना कितना आवश्यक है, वर्णन करें। 6 का जवाब लिखना है। तो 6 का उत्तर देखिए, नाटक में भाषा सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुसार होनी चाहिए, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ सके। यह संवादों को प्रभावी बनाए बनाए, नाटक के भाव और उद्देश्य को स्पष्ट करे और समय एवं स्थान के अनुकूल हो, ताकि कहानी में यथार्थता और गहराई आए। संवादों में पात्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि झलकनी चाहिए।
और भाषा में प्रवाह एवं नाटकीय भी हो। तो इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 6 का ऑप्शन उत्तर रहा। खंड ग 7वाँ निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चयन करिए, यानी टोटल आपका 5 नंबर का है। कह रहा है कि पुलकी शरीर सभा भय भय ठंडे, नीरज नयन नेह जल बढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निहावै एहि ते अधिक, कहाँ मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, अपराधित पर कोई न काऊँ, मोह पर कृपा स्नेहु विष रखे, खेलत खूनस न कबहु देखे, सी सुपन ते परिठे न संगु, कभय न किन्हु मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रित निहि जोही, हरहु खेल जिताहु मोहि, मोहि स्नेह संकोच बस मनमुख कहीं न बैन, दर्शन तृषत न आज लघु, प्रेम प्यासे नैन। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो ये रहा हमारा पते रहा और इसके हिसाब से हमें जवाब देना है। यानी पहला जो प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोगों से कि किसके नेत्र में स्नेहमयी आँसू बह रहे हैं? तो 7 का जो उत्तर सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद से ख कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में भरत ने राम के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? तो जो 7 का ख होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी निर्दोष व्यक्ति का। ग भारत ने श्री राम के सम्मुख अपने किस भाव को कभी प्रदर्शित नहीं किया? तो जो ग का उत्तर सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी क्रोध को। घ भरत के अनुसार राम की कृपा एवं स्नेह विशेष किस पर रहा है? तो जो घ का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3, स्वयं भरत पर। 5वां जो कह रहा है प्रस्तुत पद में किसका वर्णन किया गया है? तो जो अंग का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भरत राम के प्रेम को। 8वां आप देखिए, 8वां कह रहा है कि काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। यानी 2 का लिखना है, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। पहला कह रहा है गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। दूसरा कह रहा है कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तीसरा जो है कर्नालिया का गीत के आधार पर भारत की संस्कृति विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। 8वां का उत्तर कह रहा है कि कहानीकार को पात्रों की उम्र, व्यक्तित्व, परिस्थिति और भाषा शैली के अनुसार संवाद लिखने चाहिए। संवाद स्वाभाविक लगे, कहानी को आगे बढ़ाए और पात्रों के मन के भाव एवं इरादों को उजागर करे। यह भी ध्यान रहे कि संवाद कम और असरदार रहे, जिससे अनावश्यक विवरण से बचा जा सके और पाठक पात्रों से जुड़ सके। दूसरे का जो ऑप्शन सही है, वो कह रहा है, दूसरे का जो प्रश्न का उत्तर होगा कि बनारस में बसंत पंचमी के आगमन से शहर की उदासी हट जाती है, चारों ओर पीले फूल खिलते हैं और हवा में उल्लास घुल जाता है, जिससे न केवल प्रकृति बल्कि शहर के घाट, गलियाँ और लोग भी नए जीवन के भरे आनंद उठाते हैं। तो इस तरह से 8 का 2 प्रश्नों का जवाब रहा। अब चलिए चलते हैं 9 नंबर की तरफ। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला काव्यांश बनारस यानी केदारनाथ। प्रसंग है यह काव्यांश कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस के उद्धृत है। इसमें कवि ने बनारस शहर के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उसकी विशालता और एकता को दर्शाया है। कवि बताते हैं कि बनारस में जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ एक लय में चलते रहते हैं। व्याख्या इसका देखिए, कवि कहता है कि बनारस में जीवन का क्रम इसी तरह रोज चलता रहा है, जहाँ हर दिन अनगिनत 100 कंधों पर लाद कर अंधेर गलियों से होते हुए चमकती हुई गंगा के घाटों की तरफ से जाए जाते हैं। यह दृश्य शहर की उस सच्चाई को बयां करती है, जहाँ मृत्यु भी जीवन का एक सामान्य दैनिक हिस्सा है। शकर का मिजाज। तो इस तरह से मैंने 9 का प्रसंग और व्याख्या करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को प्रसंग और व्याख्या समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करिए। चौधरी साहब एक खास ईसाई हिंदुस्तानी थे। बसंत पंचमी और होली इत्यादि अवसरों पर उन्होंने यह नचना, गाना उत्साह करते हुए थे। उनकी हर एक अदा से रिसात और तबीयतदारी टपकती थी। उन्हें उनके लंबे लटके बाल और आप इधर-उधर टहल रहे हैं। एक छोटा-सा लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे-पीछे लगा हुआ है। बात की काट-झाड़ का तो क्या कहना है। जहाँ बात उनके मुँह से निकलती थी, उससे एक विलक्षण विक्रेता रहती थी। उसके बातचीत करने का ढंग उनके लेखों से एकदम निराला था।
नौकर तक के साथ उनके संवाद सुनने लायक होते थे। यानी इसको पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है। पहला पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है? तो पहला जो ऑप्शन सही होगा 10 का, वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर द बद्रीनारायण। दूसरा है चौधरी साहब एक खास ईसाई हिंदुस्तानी थे। यह खास ईसाई से क्या तात्पर्य है? जो दूसरे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अ सही है। दिखावा कर उसके बाद से तीसरा चौधरी साहब की बातचीत के अंदाज से यह पता चलता था कि वे खास ईसाई हिंदुस्तानी के साथ-साथ थे। तीसरे का जो ऑप्शन सही है चौथा प्रस्तुत गद्यांश में विलक्षण विक्रेता से तात्पर्य है। चौथे का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द 15 उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयदारी टपकती थी। इस कथन से पता चलता है कि वे गरीब के लिए पाँचवाँ का क्या थे? मददगार थे। 11 नंबर देखिए, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। यानी पहला कह रहा है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरा जो है कह रहा है कि बड़ी बहुरिया की दयनीय दशा का कारण बताइए। तीसरा जो है कह रहा है कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किया, किस प्रकार किया? तो इस तरह से 3 प्रश्नों का जो है उत्तर इसमें केवल 2 ही का देना है। आप लोगों को 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए 11 का पहला जो है, कह रहा है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो उत्तर होगा बालक के से धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के नाम एवं उदाहरण, पानी के 4 डिग्री पर मछलियों का जीवित रहना, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण और इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की पत्नियों के नाम जैसे पूछे गए थे। तो जो उनकी 8 साल की उम्र और समझ के स्तर से बहुत ऊपर के थे। दूसरा कह रहा है कि बड़ी बहरिया की दयनीय दशा का कारण बताइए। तो उत्तर होगा बड़ी बहरिया की दयनीय दशा का मुख्य कारण उसके पिता का उसे छोड़कर भाग जाना था, जिससे वह अकेले पड़ गई थी। उसे 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ता था और वह गरीब एवं अकेलापन झेल रही थी, जिससे उसकी जीवन दयनीय हो गई। तो इस तरह से आप सभी लोगों का 11 का जवाब रहा। अब देखिए 12 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या करना है। आप लोगों को 2 दिया रहेगा अथवा करके तो उसका प्रसंग व्याख्या है। साफ-साफ मैं आप सभी लोगों को प्रसंग लिख कर लाया हूँ, जो दिखा देता हूँ, आप सब लोग देख लीजिए। कह रहा है कि निर्मल वर्मा के यात्रा संस्मरण जहाँ कोई वापसी नहीं से है, जिसमें लेखक के ने औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन और पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को चित्रित किया है असमझदार गाँव में। व्याख्या कर रहा है कि यह गद्यांश निर्मल वर्मा के यात्रा संस्मरण जहाँ कोई आपसी नहीं है, जिससे जिसमें लेखक ने औद्योगिकी के कारण विस्थापन पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को चित्रित किया है। आमझर गाँव में सरकारी प्रोजेक्ट अमरौली प्रोजेक्ट के कारण उजाड़ होने की आशंका से पेड़ों का सूखना और लोगों का पलायन विस्थापन से पहले गाँव के स्वच्छ परिवेश को देखना जो शहर के परिस्थितियों के विपरीत और यह दर्शाता है कि कैसे विकास के नाम पर प्राकृतिक और मनुष्य दोनों का विनाश हो रहा है। अब देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। पहला जो है देखिए सूरदास की झोपड़ी, नायक की विशेषता एवं प्रेरणा लगभग 100 शब्दों में लिख देते हैं। उत्तर में देखिए सूरदास की झोपड़ी के नायक सूरदास का चित्रण दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मसम्मान और कर्मठता का प्रतीक है। वह अंधा होते हुए भी अपनी दृष्टिहीनता को कमज़ोर नहीं बनाने देते, बल्कि परिश्रम और ईमानदारी से जीवन जिए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उसका अटूट विश्वास और आशावादी झोपड़ी जलने के बाद वह निराश नहीं होते। कहता है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएँगे तू उसकी सदस्यता जिजीविषा को दर्शाता है, वो दूसरे को नहीं के प्रति दयालु और क्षमाशील होता है। प्रेरणा सूरदास का चरित्र चित्रण में हमें सिखाता है कि विपत्ति में धैर्य धारण, संघर्ष एवं सकारात्मक सोच ज़रूरी है। इससे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए और हर चुनौती का सामना करना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को ये जो है लेसन को बताएँ। याद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे भी बहुत सारा और 1-2 ठो प्रश्न है, जिसको मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, किस तरह से हल करना है प्रश्नों को।